गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोगों ने लास्ट जो हमारा क्लास था उसमें हम लोगों ने एनिमल ब्रीडिंग में बहुत सारे एनिमल के ब्रीड के नाम को देखे थे। जैसे हम लोगों ने काउ को दैट मींस कैटल के ब्रीड का नाम, बफेलोज के ब्रीड के नेम, सीप के ब्रीड के नेम, गोट के ब्रीड के नेम, कैमल के और एलिफेंट के, म्यूल और डंकी भी। तो ये टोटल 8 एनिमल्स के ब्रीड और उनके कुछ ब्रीड के वैरायटी के नाम जो है वो हम लोगों ने देखा था। कुछ एग्जोटिक थे, कुछ मिक्स थे, तो कुछ देसी ब्रीड थे। तो ऐसे ऐसे सब नाम हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बी कीपिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है बी कीपिंग, और बी कीपिंग को ही हम लोग कहते हैं एपी कल्चर। ठीक है, बी कीपिंग और एपी कल्चर। एपी कल्चर का मतलब होता है द रेयरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी एंड बी वैक्स। तो उसी को कहते हैं हम लोग बी कीपिंग या एपी कल्चर। एपी कल्चर में देखिए कि जो हनी बी के जो कास्ट हैं वो 3 कास्ट होते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कास्ट ऑफ हनी बी। हनी बी के 3 कास्ट हैं। इसमें 3 कास्ट। फर्स्ट में क्वीन। क्वीन जो है यह फीमेल फर्टाइल मेंबर विच ले एग। तो यह फीमेल है और जो क्या करती है वो एग देती है। ठीक, जनरली ओनली वन क्वीन इन ए नेस्ट। ज्यादातर एक ग्रुप, एक जो कॉलोनी है यानी एक जो नेस्ट है उस ग्रुप में सिर्फ एक ही क्वीन होती है, सिंगल क्वीन होती है, और यही जो होती है वो मेन फर्टाइल होती है। ठीक, अब सेकंड में देखेंगे ड्रोन। ड्रोन का काम क्या है? तो ड्रोन जो है वो मेल which mated with क्वीन। यानी यह मेल ड्रोन जो है वह एक मेल है और किसके साथ मेट होता है? तो यही क्वीन के साथ मेटिंग करता है। मेल आर डेवलप्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस। तो मेल जो है वो किससे डेवलप होता है? मेल डेवलप होता है बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब हुआ कि यह पूरी तरह से सेक्सुअल है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट। लेकिन जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग क्या देखते थे कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइजेशन करता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट डेवलप करके इंडिविजुअल बनाता है। लेकिन अनफर्टिलाइज एग जब डेवलप करके इंडिविजुअल बना देता है, दैट इज द पार्थेनोजेनेसिस। तो ड्रोन जो है वो उसी तरह से डेवलप होता है। तो ड्रोन में यही बात है। अब देखेंगे थर्ड वन। थर्ड कास्ट इज वर्कर। वर्कर जो है वो मेन मेंबर है, सोल मेंबर है वर्कर। कैसे? तो वर्कर जो होती है वो
इनफर्टाइल, अनफर्टाइल होती है, फीमेल है लेकिन यह फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती, यानी स्टेराइल होती है। स्टेराइल फीमेल इज वर्कर और वर्कर इज smallest member of कॉलोनी। तो वर्कर जो है वह एक स्मॉलेस्ट मेंबर है अपने कॉलोनी की, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। एंड स्मॉलेस्ट मेंबर तो है ही, ये साथ ही साथ बहुत सारे ड्यूटीज को पूरा करती है। वर्कर परफॉर्म वेरियस ड्यूटी कहने का मतलब कि फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करके जो मेन पार्ट जो जिसके लिए हम लोग एपीकल्चर करते हैं वो है हनी। तो जो मेन हनी हमें मिलता है मेनली ड्यू टू द वर्कर, वो वर्कर के थ्रू ही मिलता है। तो मेन रूप से नेक्टर को कलेक्ट करना और रॉयल जेली का फॉर्मेशन, रॉयल जेली का मतलब जो क्वीन जिस लार्वी को हैच करेगी उसके लिए जो फूड प्रोवाइड करना उसको कहते हैं हम लोग रॉयल जेली। तो रॉयल जेली या हनी जो मेन बनता है वो किसके काम से, तो वो वर्कर के वजह से बनता है। वर्कर के भी 3 टाइप होते हैं, यानी 3 कास्ट होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ वर्कर। स्कैवेंजर बीज, स्काउट बीज। 3 टाइप्स हैं, स्कैवेंजर बीज, स्काउट बीज और थर्ड वन है नर्स। बीज, स्कैवेंजर बीज, स्काउट बीज एंड नर्स बीज। अब देखो कि सबसे पहले वर्कर जो है वो एक वर्कर का ग्रुप यानी 4-5 वर्कर मिलकर के नेक्टर की खोज में जाते हैं। नेक्टर कहने का मतलब फ्लावर सिक्रीट करता है एक पार्ट को, एक न्यूट्रिएंट्स रिच सब्सटेंस को, जिसे हम लोग नेक्टर कहते हैं। और उस नेक्टर को ही ये लोग वर्कर या हनी भी खा करके अपने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को पूरा करता है, उनका मेन खाना है। तो उस नेक्टर को कलेक्ट करने का काम जो है ये हनी भी करते हैं, वर्कर करता है। तो नेक्टर किस फ्लावर पर है, कहां है, ये खोजने के लिए वर्कर के ग्रुप निकलते हैं। जैसे ही इनको नेक्टर मिलेगा ये दूसरे को कम्युनिकेट करके बताते हैं कि यहां पर नेक्टर है, आप लोग भी आ जाओ। तो कैसे बुलाएंगे, हमारे जैसा इनके पास मोबाइल फोन तो है नहीं, तो ये क्या करते हैं, एक डांस को करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं राउंड डांस या टेल वेगिंग डांस। 2 तरह के डांस से कम्युनिकेट करते हैं। जब नया फूड, ठीक है, आसपास के लोकेशन में मिला तो उसको उस चीज को बताने के लिए ये लोग राउंड डांस करते हैं। जब किसी दूर एरिया में मिला तो यानी उस चीज को कम्युनिकेट करने के लिए ये लोग टेल वेगिंग डांस करते हैं। और इसके डांस के तरीके को डिकोड करने का काम सबसे पहले जो है वो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिस, जो नोबेल प्राइज भी जीते हैं। तो प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिस
Professor Carl von Fritsch decoded the beat dance to communicate by each other, and for he got नोबेल प्राइज। प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिज जो है वो डिकोड किए थे इनके डांस को, एंड टू टाइप्स ऑफ डांस performed by Scout Beat। तो दो तरह के डांस को ये परफॉर्म करते हैं, एक होता है राउंड डांस और दूसरा होता है टेल वेगिंग डांस। तब तक आप ये सारी बातों को नोट डाउन करेंगे। तो आइए राउंड डांस में ये क्या करते हैं, तो राउंड डांस का मतलब हुआ when new food source discovered which is close or near। तो जब नए फूड का सोर्स जो होगा वो उनके नजदीक में मिलेगा, खोजेंगे या उनके क्लोज में होगा, तो उसको इंडिकेट करने के लिए राउंड डांस करते हैं। और सेकंड होता है टेल वैगिंग डांस। टेल वैगिंग डांस कब करते हैं कि जब फूड सोर्स थोड़ा सा दूर होगा, यानी इनसे एकदम बहुत बगल में या बहुत नजदीक में वो सोर्स नहीं होगा, तो उसको इंडिकेट करने के लिए ये क्या करते हैं, टेल वैगिंग डांस। दिस डांस फॉर लॉन्ग दिस डांस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो जब लॉन्ग डिस्टेंस में ये होता है तब। अब देखो, जो क्वीन होती है वो लार्वी को हैच करती है, तो क्वीन हैच व्हाइट लेगलेस लार्वी, और वह क्वीन हैच व्हाइट लेगलेस लार्वी। ये लार्वी जो है वो
फिर कन्वर्ट होता है पुपा में, और पुपा फिर एंड सिल्केन cocoons come around themselves. Larvae converted into pupa and pupa converted to adult। यानी हम क्या कह रहे हैं कि जो सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा लार्वा आएगा, लार्वी प्लुरल हो गया लार्वा। लार्वा कन्वर्ट होता है किसमें, तो पहले पुपा में, और तब पुपा कन्वर्ट होगा किसमें, एडल्ट में। जो लार्वी होता है उसके चारों तरफ एक सिल्केन का कोकून का फॉर्मेशन होता है जो उसे ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो यही लार्वी के चारों तरफ सराउंड सिल्केन कोकून्स, ठीक। और ये जो एडल्ट होगा, एडल्ट क्या करेगा, broken out cocoons and wax cap। और जब एडल्ट होगा तो यह एडल्ट उस कुकुन को और कुकुन के साथ साथ जो वैक्स का कैप होता है उसके चारों तरफ, उसको ब्रेक करके यह बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये बन गया, ठीक। अब ये देखो कि ये जो फेड करते हैं जिस फूड के, लार्वी फेड ऑन द, all larvae are fed on the larvae are fed on, all larvae are fed on white या एक प्रोटेनियस और larvae are fed on उसको स्पेशल प्रोटेनियस फूड होता है, उसी को हम लोग कहते हैं रॉयल जेली। और larvae are fed on प्रोटेनियस food called royal jelly or beef milk। which is secreted by hypopharyngeal gland of वर्कर। तो आया वर्कर का एग्जिक्यूटिव यहां पे समझ में आया। तो वर्कर हाइपोफैरेंजियल ग्लैंड जो है किसका, वर्कर का, वो क्या करता है, वह सिक्रीट करता है इस रॉयल जेली को। रॉयल जेली यहां पर इसलिए कैपिटल से लिखे हैं हाईलाइट करने के लिए। तो रॉयल जेली से क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो हाइपोफैरेंजियल ग्लैंड ऑफ वर्कर ये सिक्रेट करता है रॉयल जेली को, और इसी रॉयल जेली को खा करके लार्वी जो है वो कन्वर्ट होता है पुपा में, और पुपा से एडल्ट में। तो जिस फूड पे फीड करता है ये लार्वी, उसी को कहते हैं हम लोग रॉयल जेली। रॉयल जेली कौन बनाता है, तो वर्कर के हाइपोफैरेंजियल ग्लैंड बनाता है। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आइए देखिए, ये हम लोग मिटा सकते हैं, हो चुका है हमारा पार्ट।
उम्मीद है आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। ठीक है, अब आइए देखेंगे। अब लिखेंगे स्पेसीज ऑफ, इधर शायद आपको सही से नहीं दिखाई दे, पूरा मिटाते हैं हम लोग। स्पेसीज ऑफ हनी बी, हनी बी के स्पेसीज। देखिए 4 टाइप्स के स्पेसीज जो है वो इंपॉर्टेंट है ये हनी बी के। ठीक है, फोर इंपॉर्टेंट स्पेसीज। एक है एपिस मैलिफेरा। एपिस मैलिफेरा को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो एपिस मैलिफेरा इटालियन बीज कहलाता है। ठीक है, तो यह है हो गया इटालियन बीज। सेकेंड जो है वह है एपिस इंडिका, इसको इंडियन बीज कहते हैं। और एक है एपिस डोर्साटा, और फिर फोर्थ है एपिस फ्लोरिया। ठीक है, ये चारों नाम जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में आपको रख के चलना होगा। फ्लोरिया को लिटिल बीज भी कहते हैं, ये सबसे छोटा होता है लिटिल बीज। ठीक है, एपिस मैलिफेरा जो है वो डोमेस्टिकेटेड होता है, जबकि यह एपिस इंडिका जो है वो वाइल्ड स्टेट में होता है। एपिस इंडिका इज वाइल्ड स्टेट में और यह डोमेस्टिकेटेड स्टेट में होता है। और साथ ही साथ वाइल्ड ये जो होता है डोमेस्टिकेटेड फॉर्म में तो होता है, लेकिन इसका आर्टिफिशियल हाइट्स जो होते हैं बहुत रेयर होते हैं। आर्टिफिशियल हाइट्स रेयर और इसका आर्टिफिशियल हाइट्स कॉमन है, आसानी से हो जाता है। हाइट्स कॉमन है, तो इसका आर्टिफिशियल हाइट्स बनाना आसान है ये एपिस इंडिका का, जबकि मैलिफेरा को जो है नेचुरली तो आसानी से मिलता है, नेचुरली इसका किया जा सकता है, लेकिन ऐसे ये रेयर ही होता है। अब देखिए थोड़ा सा ये हम लोग ये तो देख लिए। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हनी बी। तो हनी बी का क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो आप जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है, तो वो है हनी। हनी
हनी इज विस्कस, स्वीट, एडिबल फ्लूइड है। ठीक, अब इसका अगर कंपोजिशन हम लोग देखें कि इसमें क्या क्या होते हैं, इसके कंपोजिशन में एस जो है वो 1%, मिनरल जो होते हैं वो 0.2 से 0.3%, फिर हैं विटामिन जो होते हैं वो 0.2 से 0.5%, उसके बाद में वाटर अप्रॉक्स 28%, शुगर 20 to 40%, एंड साथ ही साथ एमिनो एसिड एंड एंजाइम्स आर ऑल्सो कंटेन। अब देखो हनी का जो क्वालिटी है या हनी का स्मेल, हनी का टेस्ट एंड लिटिल बिट क्वालिटी, इट डिपेंड्स ऑन द किस फ्लावर के नेक्टर से है हनी बना है। कहने का मतलब हनी किससे बना है? फ्लावर के नेक्टर से। तो जैसा फ्लावर के नेक्टर का नेचर होगा उस तरह का हनी तैयार होगा, क्योंकि हनी किससे तैयार हो रहा है? तो नेक्टर से तैयार हो। नेक्टर क्या है? तो नेक्टर फ्लावर का सिक्रेटिंग पार्ट है। फ्लावर के ऊपर सिक्रेट होता है कंपोनेंट जिसे नेक्टर कहते हैं, उसी नेक्टर को कलेक्ट करता है ये हनी बी। ठीक है, तो ये चीज डिपेंड करता है। नोट डाउन करके हम लोग इसको भी लिख लेंगे। टेस्ट, एंड स्मेल ऑफ हनी, taste and smell of honey depends on type of nectar collected from फ्लावर। किस फ्लावर के नेक्टर से वो हनी तैयार हुआ है इस बात पे डिपेंड करता है उसका टेस्ट और स्मेल, a little bit क्वालिटी भी। ओके, अब आइए चलिए, इतनी सारी बातें हो गई। एक चीज और नोट डाउन कर लेंगे। 1 kg हनी, 1 kg हनी से हम लोगों को अप्रॉक्स कितना 3200 कैलोरी एनर्जी मिलता है। कितना एनर्जी? 3200 एनर्जी मिलेगा कैलोरी में। अब कैलोरी की एक्चुअली किलो कैलोरी बोलते हैं। अब किलो कैलोरी को सिंप्लीफाई करके सिर्फ कैलोरी से ही काम चला लेते हैं लिख करके। ये सब आपको बायोमोलिक्यूल में कराएंगे, करा चुके हैं। अब देखो तो एक दो, तो सबसे पहले हम लोग हनी का देखें। हनी के बाद में आप देखिए बी वैक्स के बारे में। सेकेंड में बी वैक्स, made up of
secretion of वर्कर्स। तो वर्कर्स जो सेक्रेशन करते हैं, ये बी वैक्स जो है वह उसी से बन करके आता है। पहला बात तो ये आप थोड़ा सा, यानी कि जो ये सेक्रेशन है वो उसी से बन के आता है। अब किससे? तो ये हनी वर्कर बी से और एब्डोमिनल ग्लैंड से ये सिक्रेट होता है बाय एब्डोमिनल ग्लैंड। It has industrial importance। इसका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे यूज होता है। जैसे तो यह होता है फेस क्रीम या जो भी कॉस्मेटिक आइटम होते हैं उसमें, कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट, पॉलिशेज ऑफ वुड, साथ ही साथ वुड पॉलिश में, उसके बाद में देखिए इंक, पेंट, पेंसिल, कैंडल, पेंट हो गया, पेंसिल हो गया, कैंडल हो गया, और शेविंग क्रीम, लोशन, ईटीसी। तो ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जिसमें इसका यूज हम लोग करते हैं बी वैक्स का। तो बी वैक्स के ऐसा नहीं है कि एक दो यूजेज हैं, इसके बहुत सारे यूजेज हैं बी वैक्स के। तो वो सारे जगह पर इसका हम लोग यूज करके वो आइटम को बनाने का काम करते हैं। अब देखो तीसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो आप जानते हो कि आज हनी बी इज ए गुड पॉलिनेटर। यह एक पॉलिनेशन कराने का काम भी करता है और बहुत ही अच्छा पॉलिनेटर है। फिर मेडिसिनल वैल्यू में भी इसका यूज होता है। तो यूज इन ड्रग ऑफ डिप्थेरिया। तो डिप्थेरिया के ड्रग को बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका बहुत अच्छे से यूज करते हैं। अब हनी बी आर रेयर in wooden chamber which has brooder chamber and hole। तो होल किस लिए होगा? होल होगा ताकि उस होल के द्वारा एक लकड़ी के बक्से नुमा चीज बना देते हैं। बक्से छोटे वाले बक्से समझते हैं ना, वैसे वैसे बक्से, और बीच के पोर्शन को थोड़ा सा लेयरिंग कर देते हैं और वैसे पोर्शन को बना करके और उसमें छोटे छोटे होल्स कर देंगे। उस होल्स को क्या करेंगे, क्योंकि उसी होल्स के थ्रू क्या होगा, हनी भी अंदर जाएगा और बाहर आएगा और जो नेक्टर को कलेक्ट किया उसमें जाके रख आएगा। अब नेक्टर को जाकर के जो कलेक्ट किया है तो उसको रिगर्गिटेशन करके निकालता है, तो वही हनी के रूप में कलेक्ट हो जाता है उसमें।
और तब उस चैम्बर को लेकर के हम लोग उसमें से हनी निकाल लेंगे। तो हनी बीज आर rearing in wooden chamber which has brooder chamber and holes for entry and exit for entry and exit of बीज। तो उस बीज के एंट्री करने के लिए और एग्जिट करने के लिए इस तरह के जो वुडन हम लोग पार्ट बनाते हैं, वुडन बॉक्स बना देते हैं जिसमें से ये चीज होता है। ठीक है, अब बात आती है ये आपका नेक्टर की। नेक्टर क्या क्या है, हम लोग बार बार कह रहे हैं नेक्टर से ये होता है। ठीक है, तो उसको भी लिख लेते हैं। नेक्टर इज secreted by flower nectar sucked by bees which passes to honey sac where it mixed with some enzymes जैसे इन्वर्टेज एंजाइम वगैरह जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं उस चीज को जो नेक्टर में जो शुगर है तो उस शुगर को कन्वर्ट करा देता है दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो उसी चीज को कन्वर्ट करने के लिए जैसे फ्रुक्टोज को लेवुलोज में, ठीक है, फ्रुक्टोज को डेस्ट्रोज में कन्वर्ट कराने का काम जो है वह इन्वर्टेज एंजाइम का ही रोल होता है। तो ये हनी सैक, ये जो हनी बी होते हैं उसमें एक सैक होता है, थैली, जिसे हम लोग कहते हैं हनी सैक। नेक्टर को कलेक्ट करके वो हनी बीज उस नेक्टर को कहाँ स्टोर करेगा, तो हनी सैक में, उसका नाम ही सैक का दे दिए हनी सैक। और वहां पर उस एंजाइम के एक्शन से वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी इन्वर्टेज एंजाइम आता है और इन्वर्टेज एंजाइम जो सुक्रोज वगैरह है या फ्रुक्टोज है उसको कन्वर्ट कर देता है लेवुलोज वगैरह में। ठीक है, तो इसीलिए यह, और फिर उसको रीगर्गिकेट करता है यानी कि वोमिटिंग कर देता है, तो वही कन्वर्ट हो जाता है हनी में। विथ सम एंजाइम लाइक invertage then it regurgitate to convert into, और तब ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हनी में। ओके, ये हनी में जब कन्वर्ट हो गया, यानी इसी हनी को हम लोग जो है वो यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, या और इस हनी में क्या होते हैं, तो ये जो इन्वर्टेज एंजाइम आया है तो इसमें डेक्सट्रोज होगा, लेवुलोज होगा, ये सारी चीज जो है वो होते हैं। क्योंकि इन्वर्टेज एंजाइम आया है तो वो सुक्रोज को, फ्रुक्टोज को कन्वर्ट कर देगा डेक्सट्रोज में एंड लेवुलोज में, जो हनी में हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए कि हनी बी के कुछ एनिमी के बारे में। एनिमी ऑफ
हनी बी। हनी बी के एनिमी जैसे कुछ मॉथ, वेस्ट, बी ईटर, ब्लैक क्रो, किंग काउ एंड मोरिपो ओरिएंटिस, और लास्ट में मैन। ये सब जो है वो एनिमी है। मैन जो है वो लास्ट है, लेकिन वो सबसे डेंजरस भी होता है। अब डिजीज में डिजीज जो है वो इसके एक डिजीज है जिसका नाम है नोसेमा। नोसेमा कॉमन डिजीज होता है इसमें, तो नोसेमा आप बस एक डिजीज इसमें याद रखिए, बस बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं होती है इसमें, ठीक है। अब देखो इतना पूरा पार्ट जो है वो हमारा एपीकल्चर का कंप्लीट हुआ। अब एपीकल्चर के बाद में हम लोगों को देखना है फिशरीज के बारे में। तब हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, तो वह है फिशरीज। यहां तक आपका नोट डाउन हुआ। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वह है फिशरीज, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ये फिशरीज को फटाफट कंप्लीट करेंगे। तो फिश आर एक्वेटिक कोल्ड ब्लड, फिश आर aquatic cold blood animal under phylum Chordata। अब फिशरीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो फिशरीज में in fisheries include catching, growth and development of fish and sale। उनको पकड़ना, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराना और फिर उसका सेल करना, ये सारा चीज यानी कैचिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिश एंड सेल करना, मार्केट में उनकी सप्लाई करना, ये सारा चीज जो है वह फिशरीज में इंक्लूड होता है। उसके बाद में देखिए, अब देखिए इसमें इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो सबसे पहले एज फूड, फिश इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन ए एंड डी।
तो फिश जो है वो विटामिन ए, डी और प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा गुड सोर्स है। उसके बाद में देखो कंट्रोलिंग डिजीज, कंट्रोलिंग डिजीज, मलेरिया, येलो फीवर, इन सब सारी चीजों को कंट्रोल करने का बहुत अच्छा तरीका है। कैसे? तो जो गंबूसिया फिश होता है वह मलेरिया के लार्वी को खाने का काम करता है। तो ये एक गुड पार्ट है फिश को, ये डिजीज को कंट्रोल करने का। 45 मिनट हुआ है, 45। कंट्रोलिंग डिजीज लाइक, controlling disease like malaria, yellow fever, larvivorous fish, eat larva of mosquito, like गंबूसिया। ठीक है, हम लोग मलेरिया में भी देखे थे इस चीज को। फिर उसके बाद में एस्थेटिक वैल्यू भी है इसका। कैसे? तो घर के ब्यूटीनेस के लिए या ऑफिस वगैरह में एक्वेरियम जो हम लोग लगाते हैं, यानी फिश का हम लोग एक्वेरियम में जो कल्चर करते हैं फॉर ब्यूटी एंड एस्थेटिक वैल्यू, तो इसके लिए यानी खूबसूरती के लिए जो ये काम करते हैं, तो वही होता है एस्थेटिक वैल्यू। फिश आर कल्चर इन एक्वेरियम फॉर Fish are culture in aquarium for beauty and graceful, for beauty and graceful। इसके लिए जो हम लोग करते हैं वह एस्थेटिक वैल्यू हुआ। फिश बाई प्रोडक्ट, तो फिश का कौन कौन से बाई प्रोडक्ट हैं? जैसे लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल एंड शार्क लीवर ऑयल का हम लोग एज ए विटामिन के रूप में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कॉड लीवर ऑयल एंड शार्क लीवर ऑयल used as nutritional supplement, used as nutritional supplement। फिर उसके बाद इंसी ग्लास, देखिए gelatinous substance obtained from salmon and gelatinous substance obtained from salmon and catfish, उसके बाद सैग्रीन क्या, द स्किन ऑफ शार्क एंड रेज
द स्किन ऑफ शार्क एंड रेज, ये फिश के नाम है शार्क और रेज, ये एक तरह से ये टाइप ऑफ फिश हैं, यूज इन पॉलिशिंग ऑफ वुड, यूज इन पॉलिशिंग ऑफ वुड। उसके बाद में लेदर, लेदर स्किन ऑफ शार्क यूज फॉर लेदर। तो फिश के भी स्किन को हम लोग एज ए लेदर के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद में देखिए एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में क्या, एम्प्लॉयमेंट में यानी जो जो फिश इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए उनको एम्प्लॉयमेंट जो मिला है ना, उनका रोजी रोजगार जो चल रहा है ना, उसी से कमा रहे हैं। तो जितने भी मछुआरे होते हैं जो समुद्र के किनारे मछली पकड़ने का काम करते हैं, या जो पॉन्ड या रिवर में मछली पालन करता है, फिशरीज करता है, तो उनका एक तरह का ये सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो ये एम्प्लॉयमेंट भी देने का काम करता है। तो यह भी एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इंक्लूड है। अब देखेंगे, चलिए दो तरह की फिशरीज होती है। फिशरीज एक होता है फ्रेश वाटर या इनलैंड फिशरीज, और दूसरा होता है ब्रैकिश वाटर फिशरीज। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग पहले फ्रेश वाटर फिशरीज। ठीक, फ्रेश वाटर फिशरीज, तो फिशरीज इन रिवर नेटवर्क ऑफ कैनाल, पॉन्ड, लेक, टैंक etc and estuaries, lagoons and mangroves, and lagoons are include in, तो वो ब्रैकिश वाटर में आएगा, ब्रैकिश वाटर। ऊपर में ये जितने भी हैं वो फ्रेश वाटर फिशरीज, और ये सब जितने हैं वो ब्रैकिश वाटर फिशरीज में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग। टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग, एक नेचुरल ब्रीडिंग होता है, दूसरा आर्टिफिशियल या इंड्यूस ब्रीडिंग होता है। तो सबसे पहले नेचुरल ब्रीडिंग, फर्स्ट में
देखिए क्या करते हैं इसमें नेचुरल ब्रीडिंग में, तो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज कंटिन्यू आर मैनेज, नेचुरल वाटर resources are managed for breeding of culture, managed for breeding for culturable fish, कल्चरेबल फिश। ठीक है, ये कल्चरेबल फिश के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर है इंड्यूस ब्रीडिंग, सेकंड में इंड्यूस ब्रीडिंग। तो FSH एंड LH ये सब हार्मोन को इंड्यूस करा करके हम लोग ये ब्रीडिंग कराने का जो काम करते हैं, तो वह हुआ इंड्यूस ब्रीडिंग। तो क्या करते हैं हम लोग, ओवा फ्रॉम फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम मेल आर taken out by artificial mechanical process, forces FSH और LH का यूज करा करके। ठीक, and the egg are got fertilized by and the egg are got fertilized by sperm। तो FSH और LH का यूज अगर कर दिए तो फिश में वह फिश जो है वह जल्दी फर्टिलाइजेशन के लिए इंड्यूस होगी, और ओवम को और स्पर्म को कलेक्ट करके, क्योंकि जल्दी ओवम तैयार होगा तो जल्दी से ओवम को कलेक्ट कर लेंगे, स्पर्म को कलेक्ट कर लेंगे, और फिर दोनों का हम लोग उसमें कुछ एपरेटस वगैरह यूज करके और उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करा देंगे। तो इसीलिए इसका नाम हुआ है इंड्यूस। नेचुरल से ज्यादा इसमें हमें फायदा होता है। तो जो फिशरीज करते हैं जिसे हैचरीज कहते हैं, एक होता है फिशरीज और दूसरा होता है हैचरीज। फिशरीज का मतलब मछली पालना, हैचरीज का मतलब हैचिंग कराना। तो हैचिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करवा करके, और जब वो फर्टिलाइजेशन हो गया तो उससे जो लार्वी बनेगा और तब उस लार्वी से फिश ग्रोथ करवाना, ये हुआ फिशरीज। और इधर का जो पार्ट होता है वो होता है हैचरीज। तो वो अभी आपको उतना नहीं है, ठीक है। और तीसरा होता है कंपोजिट फिश फार्मिंग। कंपोजिट फिश फार्मिंग में selected species are stocked, selected species are stocked in proper proportion in a pond, proper proportion in a pond. Total production fish is increased. Total production fish is
increase by many times, बार बार ये प्रोसेस करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फार्मिंग। दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फार्मिंग। दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फार्मिंग। अब आइए देखिए, कुछ फ्रेश वाटर फिश के नाम और कुछ मैरीन वाटर फिश के नाम। फ्रेश वाटर फिश, वाटर फिश, और इधर हो गया मैरीन वाटर। रोहू, कलबासु, कतला, सिंघाड़ा, मांगुर, सिंगी, माली, मिर्गाला, और फिर मैरीन वाटर फिश, इसमें बॉम्बे डक, फिर है ईल, हिल्सा, पॉम्फ्रेट, सैल्मन, सरडाइन, मॉकरेल, फ्लाइंग फिश और रिबन, टूना फिश, टूना, सील फिश एंड सील फिश। हिल्सा जो है, एक नोट में, हिल्सा migrate from sea to river for breeding। यह सी वाटर से रिवर वाटर की ओर मूव करता है। अब आइए, डिजीज ऑफ फिश। बैक्टीरियल में दो डिजीज इंपॉर्टेंट हैं। बैक्टीरियल, एब्डोमिनल ड्रॉप्सी ऑफ कार्प, एब्डोमिनल dropsy of carp by Aeromonas
punctuata, punctuata, एंड सेकंड में है furunculurosis of salmon by Aeromonas salminicida, ठीक है। अब वायरल डिजीज, वायरल डिजीज में इंपॉर्टेंट डिजीज है वो है वायरल हेमोरेज, ठीक है, जो होता है सेप्टिकेमिया ऑफ रेनबो ट्राउट्स। वायरल हेमोरेज, सेप्टिकिया Septicemia of the rainbow trout. Septicemia of viral hemorrhage किसमें है तो सेप्टिकीमिया ऑफ रेनबो ट्राउट्स में। अब प्रोटोजोन डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज caused by Castia, Myxobolus, and Trypanosomonas. ट्रिपैनोसोमा। और फंगल में है गिल रॉट ऑफ कार बाई सैप्रोलेग्निया। तो ये हो गए इसके फिशरीज के डिजीज, ये सारे इतने, ठीक है। और बाकी सारा चीज हम लोग ने देख लिया, तो फिशरीज भी हमारा कंप्लीट हो गया एंड एपीकल्चर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे प्लांट ब्रीडिंग। जैसे एनिमल ब्रीडिंग है उस तरह से हम लोग प्लांट ब्रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके।